हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो स्पाइडरमैन नो वे होम को लेकर मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस बना दिए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी। लेकिन इतने सारे वीडियोस और इतने सारे सवालों के बाद भी हमारे सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, अब काफी सारी बातें हो गई हैं, लेकिन फिर आप लोग कमेंट्स में कुछ कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हो जो मुझे लगता है कि इनका आंसर भी बताना जरूरी पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और सवाल वर्स के 29th एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम की, इसके बाद डेयरडेविल की। तो बिना ग्लाइडर घुसा के आंटी को मारे, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला सवाल ये है कि आखिरकार एमसीयू में ऑस्कॉर्प एग्जिस्ट नहीं करता तो स्पाइडरमैन का फ्यूचर और फिर ग्रीन गॉब्लिन का फ्यूचर क्या होगा। तो इस पूरे सवाल के पीछे का कंटेक्स्ट ये है कि जब स्पाइडरमैन नो वे होम में नॉर्मन लसबॉर्न आते हैं एमसीयू में, तो सबसे पहले वो यही चीज कहते हैं कि इस दुनिया में तो ऑस्कॉर्प एग्जिस्ट ही नहीं करती, मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। और बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि चाहे मूवी हो, एनिमेटेड शो हो, कॉमिक बुक्स हो, बिना ऑसबॉर्न के स्पाइडरमैन की कहानी बहुत हद तक अधूरी रहती है। क्योंकि हरे बैंगनी कपड़े पहनकर, लंबी नाक लगाकर, लेडीज लोगो वाला पर्स टांग के जिसमें कद्दू वाले बम भरे हो, उड़न खटोले पे खड़े होकर गंदी सी हंसी हंसना और पीटर की गर्लफ्रेंडों को ब्रिज से नीचे फेंक देना, ये काम सिर्फ एक ही खानदान करता है, लसबॉर्न परिवार। तो देखो, मुझे लगता है कि इसके पीछे काफी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहली तो ऐसा हो सकता है कि एमसीयू में ऑस्कॉर्प एग्जिस्ट करता हो या नॉर्मन ऑसबॉर्न और उसका परिवार एग्जिस्ट करता हो, लेकिन किसी दूसरे नाम से। फॉर एग्जांपल, मैरी जेन वॉटसन इस वाले यूनिवर्स में मिशेल जोन्स वॉटसन के नाम से एग्जिस्ट करती है। हालांकि हो सकता है कि आगे जाके हमें असली वाली मैरी जेन भी मिल जाए, लेकिन फिलहाल अभी तो हमें मैरी जेन मिशेल जोन्स की तरह ही दिखाई गई है। तो ऐसा हो सकता है कि एमसीयू में भी ऑस्कॉर्प या फिर ऑसबॉर्न किसी दूसरे नाम से एग्जिस्ट करते हो, जैसे ओबेरॉय परिवार। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब नॉर्मन भाई साहब ने इसे गूगल पे टाइप करके देखा होगा ऑस्कॉर्प, तो ऑस्कॉर्प उन्हें इसीलिए नहीं मिली क्योंकि इस वाले यूनिवर्स में ऑस्कॉर्प दूसरे नाम से एग्जिस्ट करती है। एंड बहुत हल्की फुल्की सुपरफिशियल रिसर्च करने के बाद नॉर्मन को रियलाइज हुआ हो कि यार यहाँ पे तो ऑस्कॉर्प है ही नहीं, लेकिन असली बात कुछ और है। और देखो, ये ऑसबॉर्न परिवार, लसबॉर्न परिवार, ये सारी सुपर हीरोज एंड नर्ड लोगों वाली बातें करके कितना मजा आता है ना। तो क्या होगा अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि एक ऐसी जगह है जहां पर आप सब नर्ड और जितने भी पॉप कल्चर, सुपर हीरो, कॉमिक बुक्स वाली चीजें हैं, उसको जा करके और एक ऐसी पूरी कम्युनिटी में एंजॉय कर सकते हो। उस जगह का नाम है thecomicisle.com। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉमिक बुक कम्युनिटी होने वाली है। मतलब एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर जितने भी सुपर हीरो फैंस हैं, नर्ड्स हैं, कॉमिक बुक फैंस हैं, ये सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत कुछ, जैसे इसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स, आर्टिस्ट और कॉमिक बुक इन्फ्लुएंसर्स। फिर उसके बाद अगर आप आर्टिस्ट हो तो अपने खुद के आर्ट को NFTs में कन्वर्ट कर सकते हो इस इंडस्ट्री के सबसे पहले आर्टिस्ट एली नाम के प्लेटफॉर्म पे। और जैसे ये चीजें कम है तो कॉमिक बुक्स, कलेक्टेबल्स, सुपर हीरो वाली चीजों को लेकर आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ऑक्शन कर सकते हो, ट्रेड ऑफ कर सकते हो। और आप जितनी भी एक्टिविटी करोगे उसे लेकर आपको टोकन्स मिलते हैं, जिसको आप इसी साइट पे यूज भी कर सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कि कैशबैक वॉलेट्स, क्रिप्टो करेंसीज एंड मेनी मोर टू कम। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं, जाके रजिस्टर कर दो ताकि 25 जनवरी को जब ये साइट लाइव जाती है, जब कम्युनिटी लाइव जाती है, तब आप इसके पूरे मजे ले सकते हो। एंड इस पूरी चीज को लेकर आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि आखिरकार आंट मे की डेथ हुई तो हुई कैसे। तो स्पाइडरमैन नो वे होम का एक बहुत ही की और इंपॉर्टेंट सीन था आंट मे की डेथ, लेकिन ये मोमेंट इतनी जल्दी और इतना अनएक्सपेक्टेडली हुआ कि किसी को समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार चल क्या रहा है। I mean, इस वाले सीन में ग्रीन गॉब्लिन पीटर को पकड़ लेता है और गॉब्लिन का ग्लाइडर आंट मे के पीछे से आता है और एकदम पूरी बिल्डिंग में क्रैश हो जाता है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद आंट मे आराम से उठती हैं, पीटर को विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला डायलॉग चेपती हैं और अचानक ही उनकी डेथ हो जाती है। तो देखो, इस पूरे सीन को 2 बार देखने के बाद थिएटर में मुझे ये चीज समझ में आ गई है कि जब गॉब्लिन का ग्लाइडर इस पूरी बिल्डिंग में क्रैश होता है तो उसका आंट मे के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट होता है, क्योंकि इस सीन में हम काफी क्लियरली इस ग्लाइडर को आंट मे के अंदर घुसता हुआ देख सकते हैं। और जहां तक सवाल है इस बात का कि अगर ग्लाइडर इतनी तेजी से उनको लगा था तो फिर उनको कोई पेन वेन फील क्यों नहीं हुआ, वो क्यों ऐसे उठ के खड़े हो गए और ज्ञान फैलने लगी। तो देखो,
यहाँ पे अब थोड़ा सा डॉक्टरी वाला ज्ञान आएगा। देखो ऐसा बहुत बार होता है कि जब भी किसी को बहुत सीवियर चोट लगी हो तो एट टाइम्स उसको पेन फील नहीं होता। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हमारा पेन जो है वो हमारी बॉडी की नर्व एंडिंग से रेगुलेट होता है। जब बहुत ज्यादा डीप इंजरी होती है तो पेन स्टिमुलेट करने वाली नर्व एंडिंग्स तक टूट जाती है, जिस वजह से इंसान को पेन फील नहीं होगा। ये बहुत हद तक बर्न केसेस में होता है, जब फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री बर्न्स होते हैं उसमें। बट आई थिंक कि आंट में वाले मैटर में एक्चुअली नर्व एंडिंग्स का नहीं बल्कि एड्रेनलिन का खेल था। अगर आपने 10वीं 12वीं में थोड़ी बहुत बायो पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एड्रेनलिन वो हार्मोन है जो फियर, फ्लाइट और फाइट के टाइम पर रिलीज होता है। एंड इस वाले केस में ये तीनों ही चीजें थी। उसके ऊपर से जब काफी सीवियर इंजरी होती है और पेशेंट शॉक में जाने लगता है तो उस शॉक की वजह से भी एड्रेनलिन और ज्यादा रिलीज होता है। एंड इन सारी सिचुएशंस में पेशेंट या फिर जो भी इंसान होता है उसको पेन फील नहीं होता। इसको आप बहुत ही आराम से ऐसे समझ के देख सकते हो कि कभी भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको काफी देर तक तो यही रियलाइज नहीं होता कि उसको चोट कहाँ पे लगी है, और इसके कुछ घंटों बाद या कुछ मिनट्स के बाद जब वो रश एड्रेनलिन का पूरा खत्म होता है तो फिर जाकर वो पेन और वो सारे सेंसेशंस वापस आते हैं। तो आंट मे के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। एज फार एज आई थिंक तो उनकी डेथ का मेन रीजन था ग्लाइडर वाला। और जहां तक इस बारे में बात करें कि उनको खून वून तो निकला नहीं, तो देखो डिज्नी वाले PG-13 पिक्चरें बनाते हैं, जानबूझकर उन्होंने खून नहीं दिखाया होगा, क्योंकि अगर इस पूरे सीन में वो लोग आंट में को ऐसे खूना खच्चर दिखा देते तो जो उन्होंने डायलॉग दिया था ना वो ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, उसकी वैल्यू काफी हद तक कम हो जाती। फिर इसके बाद अगला सवाल ये कि आखिरकार पीटर का नैनो सूट कहां गया। तो देखो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया है कि मूवी की स्टार्टिंग में ही हम ये चीज देख लेते हैं कि जितनी भी स्टार्क इंडस्ट्रीज वाली चीजें होती हैं उनको DODC वाले आके सीज कर लेते हैं। और इन सारी चीजों में हम लोग देखते हैं कि पीटर के नैनो सूट का जो चार्जर है वो भी था। एंड डॉक ऑक से जो पीटर के ब्रिज पे फाइट होती है तो उसमें भी पीटर के काफी सारे नैनोबॉट्स उनकी आर्म्स में चले जाते हैं, जिनको हालांकि वो मूवी के एंड में उसे वापस दे देते हैं। लेकिन पीटर के पास अब इस पूरे सूट को चार्ज करने का कोई भी तरीका नहीं बचा है अनलेस एंड अनटिल वो खुद उसे इन्वेंट कर ले तो। बट आई डोंट थिंक कि मार्वल वाले अब इस रास्ते को फॉलो करेंगे, सिंस उन्होंने पीटर को टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर को एक नई आइडेंटिटी, एक नए रास्ते पे छोड़ दिया है जहां से उसकी एक नई कहानी और नई ट्रिलॉजी की स्टार्टिंग होगी। तो प्रोबेबली जो नैनोटेक वाला सूट था उसकी जर्नी हमारे साथ यहीं तक की थी। और सही में यार काफी टाइम हो गया, आप खुद के कपड़े पहनो भाई। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि आखिरकार नेटफ्लिक्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो MCU में कैसे फिट होंगे। तो देखो बाकी नेटफ्लिक्स के कैरेक्टर्स को लेकर मैंने पहले भी डिस्कस किया था एंड आई डोंट थिंक कि मार्वल वाले ल्यूक केज, जेसिका जोन्स इन सबको भी अपने यूनिवर्स में इंक्लूड करेंगे। बस पनिशर को कर ले अपने को, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। डेयरडेविल को तो कर ही लिया है। और रही बात इनको कैनन बनाने की, तो इनके पास एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है उस चीज के लिए, और वो है चुटकी। तो मार्वल वाले ना इस चीज को बहुत ही आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसा बता के कि जो हमारा डेयरडेविल मतलब मैट मर्डॉक है उसकी इन्फिनिटी वॉर के टाइम पर चुटकी बच गई थी 5 सालों के लिए, और जब तक वो वापस आया तो उसने ये देखा कि विल्सन फिस्क ने अपना अंपायर बहुत ही बड़ा बना लिया है। एंड रही बात उससे पहले वाले कांडों की, तो अगर आप लोगों ने डेयरडेविल थोड़ा सा भी ध्यान से देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो लोग रेगुलरली अपने जितने भी एवेंजर्स वाले कांड हुए थे एवेंजर्स 1 में, उसके ईस्टर एग्स ड्रॉप करते आए हैं। शो में एक डायलॉग था कि गॉड्स विद हैमर्स ड्रॉपिंग फ्रॉम अबव, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स लगी हुई थी जो एवेंजर्स 1 की पूरी फाइनल बैटल थी उसे लेकर। तो वो लोग तो ये चीज मानते हुए आए हैं कि उनके शोज जो है वो मार्वल MCU वाले यूनिवर्स में ही टेक प्लेस करते हैं। बस मार्वल को ये चीज एक्नॉलेज करना बाकी थी, जो प्रोबेबली वो लोग कर भी लेंगे एको के साथ, या फिर डेयरडेविल की जो नई सीरीज आएगी या सीजन 4 आएगा जो भी आएगा उसके साथ में। लेकिन सिंपल शब्दों में इस पूरे कांड को एक चुटकी में एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल यह है कि क्या दूसरे यूनिवर्स भी पीटर पार्कर की आइडेंटिटीज के बारे में भूल जाएंगे। और इसके पीछे का कंटेक्स्ट मैं आपको दे देता हूं कि जब नो वे होम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल कंप्लीट करते हैं और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक चप्पा बच्चा इंसान ये भूल जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इनफैक्ट वो यही भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर कौन है। तो फिर क्या दूसरे यूनिवर्सेस के जो पीटर पार्कर इस वाले यूनिवर्स में आए थे उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, जिनसे पूरा स्पेल मल्टीवर्स को इन्वॉल्व करता है। तो देखो मुझे इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया और इसका कोई कॉन्क्रीट जवाब हमें मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस चीज को ना मार्वल और सोनी वाले जिस डायरेक्शन में चाहेंगे उस डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो बात इतनी ज्यादा मैटर ही नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर एंड्रू गारफील्ड को अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मिल भी जाती है तो उसके यूनिवर्स में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनको उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी पता हो। मतलब ग्वेन और उसके पापा को पता लगी तो वो निकल लिए, उसके बाद लिजर्ड सुधर चुका है, इलेक्ट्रो भी सुधर चुका है,
प्रोबेबली ये लोग तो शायद एक नई टाइमलाइन ही क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद जो गॉब्लिन था उसे लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फिर इसके बाद अगर टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की बात करी जाए, देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, टोबी मैगवायर से हम जितनी कहानी और जितना कुछ निकलवा सकते थे हमने तीनों मूवीज में निकलवा लिया, और हद से हद अब टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को एक आध मूवी और मिल सकती है जिसके चांसेस बहुत कम है। तो अगर इनके यूनिवर्स में कोई इनकी आइडेंटिटीज भूल भी जाता है तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैरी जेन अगर ये बात भूल जाती है तो टोबी वाला पीटर उसके पास जाकर अपना मास्क उतार के बस उसको याद दिला सकता है। आई मीन कम ऑन, अभी 18-20 साल का लौंडा लपंडर थोड़ी है जो अपनी आइडेंटिटी छुपाता फिरे। शादी वादी करनी है तो बताना ही पड़ेगा ना। तो आई होप कि इन सारे सवालों के जवाब सुनकर आपको थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन मिला होगा। अगर नहीं मिला तो कमेंट में बताना, और इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं जो बाकी रह गए हैं तो वो भी बताना, उनको भी अगले सवाल वर्ष पे कवर कर लेंगे। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, उसे टच करिए और तुरंत ही क्री बना दीजिए। इसके बाद अगर आपको मेरी ये हुडी अच्छी लग रही है, आपको पता है कहां जाना है, thecomicverse.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लिंक से याद आया कि और भी कई सारी हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड की, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर लो। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। Boom! That does it! मेरी सांसों में समाओ, पास आओ ना। It's not possible. The Juventus fans. I mean, this is nice to pick out Lucas. ये आपने देखा कभी? ये मैंने नहीं देखा, ये आज देख रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी उनकी है, मतलब क्या सोचते हैं ये लोग।